हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, है ना। तो पहला जो टर्म है हमारा लिंकेज को समझते हैं। तो डिस्कवरी बहुत छोटी सी है। डिस्कवरी की जहाँ तक बात है, लिंकेज फिनोमिनन की जो डिस्कवरी है वो बैटसन एंड पुन्नेट ने किया था, है ना। तो बैटसन और पुन्नेट ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने उसका एग्जैक्ट प्रिंसिपल डिफाइन नहीं किया। तो एक्चुअल वर्क जो है वो किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके, है ना। ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई। तो टी.एच. मॉर्गन ने ही टर्म भी यूज़ किया, इन्होंने ही नाम भी दिया लिंकेज, है ना। और आइडिया को डेवलप भी इन्होंने ही किया। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है? देखिए, लिंकेज का मतलब होता है कनेक्टेड या फिर एसोसिएटेड। अगर कोई दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, कोई दो चीज़ें आपस में एसोसिएटेड हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे, है ना। तो लिंकेज फिनोमिनन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो लिंकेज यानी कनेक्टेड और एसोसिएटेड। तो यहाँ जो लिंकेज है ये बेसिकली जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जीन लिंकेज की बात हमें करनी है। तो हम सब जानते हैं कि जीन का जो लोकेशन है वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें या प्रोकैरियोटिक किसी भी क्रोमोसोम की बात करें, तो जनरली अगर हम एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को ड्रॉ करें तो देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए जीन ए है, यहाँ मान लीजिए जीन बी है, एक सिचुएशन। या आप चाहें तो और दूर दूर भी बना सकते हैं, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो दो अलग अलग जीन हैं ए और बी जो एक क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं तो ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गया लिंकेज का? व्हेन टू और मोर genes are present on same chromosome, then they are said to be linked, है ना। तब उनको हम लिंक्ड बोलते हैं, because they inherit या they have tendency to inherit together into next generation। तो अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे जीन एक साथ जाएंगे, क्योंकि कभी क्रोमोसोम टूट करके नहीं इनहेरिट होता है ना। आप जानते हैं पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए उस पर जितने भी जीन होंगे उनमें टेंडेंसी होगी कि वो एक साथ इनहेरिट हो। तो लिंक्ड जीन में यही टेंडेंसी होती है कि उनका नॉर्मली इनहेरिटेंस जो है वो एक साथ ही होता है, ठीक। अब इसी इवेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिंकेज बोल रहे हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो वो जीन लिंक्ड कहलाएंगे, और इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लिंकेज शो करने वाले जीन होते हैं, ठीक है, ये इनके बीच जो लिंकेज है वो कनेक्शन है वो किस नेचर का होता है? तो अगर आप नेचर डिफाइन करेंगे तो दिस लिंकेज इज ऑफ फिजिकल नेचर, ठीक है। ये जो लिंकेज है ये आपका फिजिकल नेचर का होता है। क्यों फिजिकल नेचर का होता है? क्योंकि ये फिजिकली आपस में कनेक्टेड है। फिजिकली कैसे? देखिए, एक क्रोमोसोम में, एक सिंगल क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम इस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम ना मान करके एक डीएनए मॉलिक्यूल माने, ठीक है, इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक, डीएनए। तो अगर इस डीएनए पे दो जीन हैं तो एक जीन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये ए जीन बना रहा है, और दूसरा यहीं बगल में है ये बी जीन बना रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दोनों जीन एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के हिस्से हैं, है ना। तो जब एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के हिस्से हैं, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के सीक्वेंस हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपस में फिजिकली कनेक्टेड है ना।
फिजिकली कनेक्टेड है, इसलिए वो इस डीएनए के साथ इनहेरिट होंगे और एक साथ इनहेरिटेंस शो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है लिंकेज को लेकर के, है ना। तो लिंकेज को हम इस तरह से सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। अब लिंकेज के डिस्कवर होने के बाद मेंडल के लॉ पे क्या असर पड़ा, जो मेंडल के जेनेटिक्स के लॉ हैं उसका इस लिंकेज से क्या रिलेशन है, किस तरीके से इसने उसको अफेक्ट किया। तो बहुत आसान है। मेंडल ने ये कहा था कि जितने भी जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, यानी एक जीन दूसरे जीन से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने के लिए। जबकि लिंकेज की डिस्कवरी के बाद क्या कहा गया, नहीं ऐसा नहीं है, दो या दो से ज़्यादा जीन जो एक साथ हैं, एक क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, वो एक साथ इनहेरिट होंगे, यानी उनका इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था मेंडल का, वो लिंकेज फिनोमिनन आने के बाद क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। ठीक है, काफ़ी हद तक वो क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। इसलिए कई जगह पे जहाँ लिंकेज इवेंट काम करता है वहाँ मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लिंकेज Mendel's law of independent assortment, ठीक है, Mendel's law of independent assortment is not fully accepted, है ना। अब वो फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जहाँ पे मेंडल्स का लॉ वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, तो अगर वाकई में वो वर्क कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ लिंकेज नहीं है, और अगर लिंकेज है तो वो लॉ नहीं वर्क करेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए, है ना। तो ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा, लिंकेज क्या होता है ये आप समझ गए, ठीक है, और लिंकेज का मेंडल लॉ पे क्या असर पड़ा ये आप समझ गए। अब आइए इस लिंकेज को, ठीक है, प्रॉपरली डिफाइन किया जाए और देखा जाए कि आखिर क्या बात है कि दो जीन जो लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, वो एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं, उनमें एक साथ इनहेरिटेंस शो करने की टेंडेंसी होती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पे भी आते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये दो क्रोमोसोम है और ये होमोलॉगस पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होमोलॉगस पेयर क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिन पे सेम तरह के जीन सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम लोग होमोलॉगस पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो और होमोलॉगस पेयर पे ही उन जीन्स की अल्टरनेट कॉपीज होती है, जिसको हम एलील बोलते हैं। तो देखिए, कैपिटल ए का एलील स्मॉल ए, कैपिटल बी का एलील स्मॉल बी, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एलील्स की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, रिस्पेक्टिव पोजीशन, क्योंकि जो एलील्स होते हैं वो सेम लोकस को शेयर करते हैं। लोकस यानी पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, है ना। तो पोजीशन ऑन क्रोमोसोम ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज डिफाइंड एज लोकस। तो सेम लोकस को शेयर करते हैं, इसलिए इनकी सेम पोजीशन होगी। तो अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं तो उनके दोनों एलील भी उसके होमोलॉगस पेयर पे मौजूद होंगे, और इस वजह से इनके अलग अलग होने की टेंडेंसी यानी रिकम्बाइन होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। रिकम्बाइन मतलब नए कॉम्बिनेशंस का बनना। जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, तो ये तो पुराना कॉम्बिनेशन है। अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाए, तब ना एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो रिकम्बाइन करना यानी नए कॉम्बिनेशंस को जनरेट करना, दोबारा कंबाइन करके, है ना। तो दोबारा कंबाइन करके नए कॉम्बिनेशंस को बनाना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। अब जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपका होगा यहाँ पे, वो किस वजह से होता है, वो आपने पढ़ा है कि मियोसिस के दौरान, जब सेल में मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होते समय ही ये रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक, और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स। तो मान लीजिए ये क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का और ये आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो अगर दो जीन काफ़ी पास पास होंगे तो इनके बीच एक्सचेंज होने का, क्रॉसिंग ओवर होने का जो चांस है वो कम से कम होगा। ठीक है, जैसे
आप देखिए मैंने इनके बीच डिस्टेंस काफ़ी कम बनाया, तो इसलिए कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा यहाँ से यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ से इस पोजीशन पे हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि दो पोजीशन हमने ले लिया, तो पोजीशन 1 और 2 मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन है क्रॉसिंग ओवर का, ये सेकंड पोजीशन है ना। तो पहले पोजीशन पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है फर्स्ट वाले पोजीशन पे, तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ से ये क्रोमोसोम टूटेगा, टूट करके इस पर जुड़ जाएगा, और बदले में ये क्रोमोसोम इतना हिस्सा इसका क्रोमेटिड का टूट करके इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा। नतीजा क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी इधर वाले पे आ गए और कैपिटल ए कैपिटल बी इस वाले पे चले गए। ठीक है, तो अभी भी देखिए वही कॉम्बिनेशन रहा, कोई नया कॉम्बिनेशन तो बना नहीं है ना। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम यही चीज़ अगर सेकंड पोजीशन से हो रहा है तो भी आपको वही मिलेगा। तब यहाँ से देखिए ये पूरा यहाँ से ये एक्सचेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको सिचुएशन एग्जैक्ट सेम मिलेगी, कोई फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई नया कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिला। तो जब जीन पास होते हैं तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, और जब ना के बराबर हो जाते हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना। तो क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से पॉसिबल नहीं है, इस पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि नए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, सिंस ए एंड बी, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी आर वेरी क्लोज, therefore crossing over between them is not possible, therefore new combinations are not generated, नए कॉम्बिनेशन आपके नहीं बन रहे हैं। और नए कॉम्बिनेशन का ना बनना मतलब कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए अब इसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, अब यही होमोलॉगस पेयर यहाँ पे ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा लिया। सपोज करिए अब कैपिटल ए यहाँ है और कैपिटल बी यहाँ है, उसी तरह स्मॉल ए यहाँ है स्मॉल बी यहाँ है। अब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर के लिए चांस बनेगा और ये यहाँ से क्रॉस ओवर कर लेंगे। तो जब क्रॉस ओवर करेंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा टूट करके इधर और ये हिस्सा टूट करके इधर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये जो दोनों हिस्से हैं, ये आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये वाला हिस्सा टूट के इस पे आ जाएगा और ये हिस्सा टूट के इस पे आ जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ये सिचुएशन होगी। देखिए स्मॉल ए वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन टूट करके इस पे आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्मॉल ए किसके पास, कैपिटल बी के पास, और कैपिटल ए चला गया स्मॉल बी के पास। तो देखिए नए कॉम्बिनेशंस बन गए। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो गया। क्रॉसिंग over is possible, hence we get new combinations, है ना। तो न्यू कॉम्बिनेशंस आपके बने। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके लिंकेज का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, यानी इनके बीच जो क्रॉसिंग ओवर ना होने की टेंडेंसी थी और ये एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखते थे, वो टेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, इसका जो रिजल्ट हमें मिला उस रिजल्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, है ना, कि जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगी, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस की।
ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और डिस्टेंस घटाएंगे तो लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, जितना कम स्ट्रेंथ होगा उतना ही वीक लिंकेज होगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पास पास है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं कंप्लीट। कंप्लीट मतलब नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर आपने लिख दिया कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर हो, सॉरी कंप्लीट लिंकेज है, तो कंप्लीट लिंकेज अगर आपने लिख दिया इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने का कोई चांस नहीं है ना। तो कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज लिंकेज, है ना। लूज लिंकेज यानी जैसे वहां कंप्लीट था, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और कंप्लीट लिंकेज यानी क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आइए मेंडल का जो लॉ हम लोगों ने अभी देखा कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है वो लिंकेज से अफेक्टेड होता है, तो कैसे अफेक्टेड होता है उसकी भी बात कर ली जाए लिंकेज को लेकर के। देखिए दो एग्जांपल मैंने लिए, एक तरफ मैंने ले लिया लिंक्ड जीन, दूसरी तरफ नॉन लिंक्ड जीन। तो अगर जीन लिंक्ड है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लिंक्ड जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, इसलिए जो डाइहाइब्रिड रेशियो होता है मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद वो क्या होता है 9331, ये आपको रेशियो यहाँ पे नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1, है ना। तो ये रेशियो हम यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। जबकि नॉन लिंक्ड जीन जो होते हैं दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, हेंस वी गेट 9:3:3:1 रेशियो, इसलिए यहाँ पे आपको वो रेशियो मिलेगा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो पहले मेंडल्स लॉ को समझिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉन लिंक्ड जीन लिया है, तो नॉन लिंक्ड जीन का मतलब क्या होगा, अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे, जबकि यहाँ हमने क्या लिया लिंक्ड जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्रोमोसोम है, इस पे जीन है कैपिटल ए, ठीक है, इस पे जीन है कैपिटल बी, यस, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। उसी तरह से इसका होमोलॉगस पेयर ले लेते हैं इन सबका, तो स्मॉल ए स्मॉल बी, ये सिचुएशन है, ठीक। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में सिचुएशन इस तरीके की है, ठीक है, तो सबका पेयरअप बनेगा। तो सेल के अंदर ये सिचुएशन कैसी होगी, जब आप सेल को देखेंगे, कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, आप लिखते हैं ना 2 एंड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब पेयर में होना चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारा कैपिटल ए है और इसका पेयर फिर कौन बनाएगा, स्मॉल ए, तो ये होमोलॉगस पेयर में आ गए। उसी तरह से दूसरा इंडिविजुअल ले लीजिए, दूसरे इंडिविजुअल में इसी तरीके से कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ये भी पेयर हो गया, तो ये भी 2n हो गया, है ना। अब ये इंडिविजुअल हैं, और आप जानते हैं कि जब मियोसिस होना होता है गैमेट बनने के लिए डिप्लॉयड सेल में, तो मियोसिस के ठीक पहले क्रोमोसोम का नंबर डबल कर लिया जाता है, डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया जाता है। तो मान लीजिए इन सबका रेप्लिकेशन हो गया, तो एक ए इधर जनरेट हो गया, ठीक है, और उसी तरह एक स्मॉल ए इधर जनरेट हो गया। ऐसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, बी का एक कॉपी बन रहा है और स्मॉल बी का भी एक कॉपी बन रहा है। थोड़ा इसको इधर लिखें, स्मॉल बी का भी एक कॉपी आपका जनरेट हो रहा है, ठीक। अब जब डिवीज़न होगा तो डिवीज़न होने के बाद ये बटेंगे, तो बटेंगे तो कैसे बटेंगे, देखिए इससे जो गैमेट बनेंगे, मियोसिस करा लीजिए, मियोसिस कराएंगे तो जो गैमेट्स बनेंगे आपके गैमेट्स, है ना, वो क्या बनेंगे, अब आप जानते हैं गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो एक टाइप का बनेगा जिसमें आएगा सिर्फ कैपिटल ए, और दूसरा टाइप का बनेगा जिसमें आएगा सिर्फ स्मॉल ए, है ना। ऐसे गैमेट्स बनेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी आप मियोसिस करा लेंगे, तो मियोसिस के में हालांकि 4 सेल बनते हैं, तो चारों ऐसे ही बनेंगे, 2 ऐसे वाले बनेंगे कैपिटल ए वाले और 2 स्मॉल ए वाले बनेंगे। उसी तरीके से इधर आप आइए,
एक कैपिटल बी वाला बनेगा गैमेट और दूसरा बनेगा स्मॉल बी वाला। तो अब देखिए चूंकि ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद हैं तो लिंकेज का कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल ए जो है इसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो यानी आपका सिचुएशन बन गया ए और बी, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। ठीक, उसी तरह से ये कैपिटल ए आपका इस स्मॉल बी के साथ कंबाइन हो सकता है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया आपका। ठीक, उसी तरीके से ये वाला आपका स्मॉल ए जो है कैपिटल बी से कंबाइन हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड फाइनली ठीक है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल्स के, और फिर ये बाद में डिप्लॉयड हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपके जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं उनमें सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको नजर आएंगे। ठीक, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल हैं उनमें लिंक्ड जीन है। तो अब मान लीजिए कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ पे है 2n और जीन लिंक्ड है, तो यानी कि कैपिटल ए भी इसी पे होगा, कैपिटल बी भी होगा, तो इसका जो होमोलॉगस पेयर है दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरीके से होगा। ठीक, अब इसको भी मियोसिस करना तो डबल हो जाएंगे, रेप्लिकेट कर जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये आपके बने। और फिर जब इसमें मियोसिस होगी तो 4 बनेंगे, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे 2 दिखाएं वैसे 2 ही दिखाएंगे क्योंकि वैरायटी तो 2 ही बनेगी, नंबर 4 बनेगा लेकिन वैरायटी 2 ही बनेगी। तो एक वैरायटी क्या बन सकती है, देखिए ए और बी, और दूसरी वैरायटी बनेगी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो देखिए जहां यहाँ 4 वैरायटी बनती थी यहाँ सिर्फ 2 ही वैरायटी आपकी पॉसिबल है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन आएंगे तो फिर वही कॉम्बिनेशन एक ही बन सकता है। ये दोबारा जब कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे गैमेट बनने के बाद, तो वापस वही ओरिजिनल सिचुएशन आपकी रिस्टोर हो जाएगी। देख रहे हैं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटी कम हो रही है। जब लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि वैरायटी कम बनेगी, जबकि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ वैरायटी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसी चीज को इस रेशो के हिसाब से समझते हैं क्रॉस करके, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए अब जो मेंडल्स का लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, उसमें रेशियो कैसे चेंज हो रहा है इस चीज को समझना। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, नॉन लिंक्ड जीन लिया था, और जब जीन लिंक्ड नहीं होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तो देखिए अगर एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल लिखा जाए, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी है, ठीक है, तो चूंकि नॉन लिंक्ड जीन है तो सभी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, तो 4 ये क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से इसका रिसेसिव लेंगे तो वो भी ऐसे 4 क्रोमोसोम आपको दिखेंगे। अब ऐसे इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल बी के साथ, और उसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ और कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कंबाइन होंगे, तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप देखिए, एक कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम है, एक स्मॉल ए वाला है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, तो इस तरीके से F1 जनरेशन मिला। अब इस F1 जनरेशन को, है ना, आपस में सल्फिंग कराया जाए जैसा मेंडल के लॉ में कराते हैं। तो देखिए यहाँ से जो गैमेट जनरेट होंगे वो गैमेट्स क्या बन सकते हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी पूरा जा सकता है, ठीक है, फिर इसी तरह से कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जा सकता है। तो 4 अलग अलग गैमेट्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो इधर मेल इंडिविजुअल मान लीजिए, इधर फीमेल मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब इसी तरह दूसरा इंडिविजुअल सेम टाइप का, तो इससे भी वही 4 गैमेट बनेंगे। तो 4 गैमेट ये 4 गैमेट ये 16 इंडिविजुअल्स को जनरेट करेंगे, है ना। तो 16 इंडिविजुअल्स क्या होंगे, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरे में आइए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। सेम यहाँ पे आइएगा, है ना, देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी,
फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। लास्ट वाला ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड फाइनली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये 16 इंडिविजुअल बने, जिसका आप फिनोटिपिक रेशियो निकाल दें तो कितना आता है 9, 3, 3, 1। ये रेशियो आपका आता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना, जैसे करते हैं तो ये रेशियो आ रहा है। लेकिन जब हम इसी को लिंक्ड जीन के साथ देख रहे हैं सेम सिचुएशन में, देखिए अब सेम जीनोटाइप है यहाँ पे भी, जैसा आपने यहाँ लिया हुआ है सेम जीनोटाइप मैंने यहाँ भी लिया हुआ है, लेकिन अब लिंक्ड जीन है, यानी 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं। तो जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे, यानी कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ ही मूव करेगा और स्मॉल ए हमेशा स्मॉल बी के साथ ही मूव करेगा। तो पहली जनरेशन जो F1 जनरेशन आएगी हमारी, ठीक है, F1 जनरेशन जो आएगी वो तो इस तरह से आएगी, तो ये पूरा एक कैपिटल ए कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम आ गया और एक स्मॉल बी वाला क्रोमोसोम आ गया। तो ये सिचुएशन हमारा बनी, जीनोटाइप देखिए सेम है। लेकिन जब गैमेट यहाँ बनाएंगे तो जैसे यहाँ 4 अलग अलग तरह के गैमेट आपके बन रहे थे क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहाँ तो ए बी पे डिपेंडेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे भी जब आप सेल्फिंग कराएंगे ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच तो 16 की जगह पे, जैसे टोटल 16 इंडिविजुअल आपको मिले हैं जिनमें ये रेशियो आपको मिला है, उसकी जगह पे सिर्फ 4 इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे क्योंकि 2 ही गैमेट बन रहे थे, 2 गैमेट इसका 2 गैमेट इसका। तो कंबाइन कराएंगे, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर यहाँ पे ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना, और फाइनली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो रेशियो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 3, देखिए 1 2 3, 3 हमारे डोमिनेंट टाइप होंगे, एक रिसेसिव टाइप होगा, तो 3:1। तो डायब्रेड रेशियो चेंज हो गया ना। तो लिंक्ड जीन में चूंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है इसलिए मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ वर्क नहीं करेगा, और इसलिए जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो आता है 9:3:3:1 वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ 3:1 आएगा, है ना। तो इस तरीके से रेशियो जो है वो आपका चेंज हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो नए कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ नए कॉम्बिनेशंस आपके जनरेट होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे आपको रेशियो रिस्टोर करके मिल जाता है। तो ये हो गया मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, है ना, कि लिंकेज जब नहीं होगा तो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ वर्क करेगा और अगर लिंकेज होगा तो वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंकेज ग्रुप का, ठीक है, और लिंकेज की दूसरे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए, जैसे लिंकेज को शुरू में हम लोगों ने लूज और टाइट लिंकेज में देखा था, उसी तरीके से जीन के प्रेजेंस के वजह से भी हम लिंकेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सिस लिंकेज, ट्रांस लिंकेज। तो सिस और ट्रांस में क्या होता है, सिस वाले में क्या होगा, एक क्रोमोसोम पे सिर्फ जीन के डोमिनेंट एलील होंगे, देख रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी है एक क्रोमोसोम पे, जबकि दूसरे वाले पे आप देख रहे हैं दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो सेम टाइप के या तो दोनों रिसेसिव एलील कॉपीज जो हों जीन की वो मौजूद होंगी या दोनों डोमिनेंट कॉपीज मौजूद होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक ही क्रोमोसोम पे एक जीन का डोमिनेंट एलील है, एक जीन का रिसेसिव एलील है ना, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक, तो इस तरीके से अगर बैलेंस्ड है तो सिस है, बैलेंस नहीं है, अपोजिट है इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस लिंकेज। तो कई बार सिस लिंकेज ट्रांस लिंकेज ले करके सवाल पूछता है, तो पोजीशन याद रखिएगा ताकि आप सही रिजल्ट निकाल पाए, है ना। तो ये तो हो गया सिस और ट्रांस लिंकेज की बात। इसके बाद देखिए जो एक छोटा सा वर्ड और यूज होता है लिंकेज ग्रुप का, लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ऑल द जीन, अब चाहे जितने भी जीन हो, 2, 3, 4 या हजारों, है ना, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम वन क्रोमोसोम, है ना। तो सभी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे आर टुगेदर फॉर्म लिंकेज ग्रुप। तो सब आपस में क्या बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है हमारे पास, ये
ठीक है। अब इस पे जीन है A, B, C, D, E एंड F। तो ये डिफरेंट वैरायटी के जीन हैं और ये सभी जीन आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, वन लिंकेज ग्रुप। अब आप समझ गए होंगे जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या दूसरे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोकैरियोट में भी हैप्लॉइड ही ज़्यादातर जीन होते हैं क्योंकि एक ही कॉपी मौजूद होती है क्रोमोसोम की। तो अगर एक सिंगल कॉपी मौजूद है तो इसका मतलब उसमें एक ही लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप को कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स में उनके प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके बुक में लिखा होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही फॉर्मूला नहीं है ना। क्यों नहीं सही फॉर्मूला है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की प्लॉइडी लेवल बदलती है। जैसे पहला केस लेते हैं बैक्टीरिया का, यानी प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोट में आप जानते हैं कि एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और उसी पे एक एक जीन सब मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल डीएनए मैंने बनाया, इस पे डिफरेंट डिफरेंट जीन है। तो सिंगल डीएनए है यानी सिंगल क्रोमोसोम हुआ, तो सिंगल क्रोमोसोम हुआ इसलिए यहाँ पे एक डीएनए एक क्रोमोसोम के बराबर है। तो बैक्टीरिया वगैरह के लिए लिंकेज ग्रुप कितना होगा, वन लिंकेज ग्रुप, ठीक। अब इसी तरह से यूकैरियोट में आएंगे तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। हैप्लॉइड यानी जिनका क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता है, अनपेयर्ड होता है। तो देखिए 3 क्रोमोसोम दिख रहा है, पहला जिसपे A, B, C, दूसरा D, E, F, तीसरा G, H, I। तो इस तरह से 3 अलग अलग क्रोमोसोम हैं। तो हर एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे तो हैप्लॉइड नंबर जो होगा उसके जस्ट इक्विवेलेंट ही हो जाता है। हैप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम 3 है तो N इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 लिंकेज ग्रुप। लेकिन जब आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर में होता है, 2n होता है ना। तो 2n होता है तो यहाँ पे देखिए 2n इज इक्वल टू कितना पेयर दिख रहा है, 1, 2, है ना। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो 2n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, हैप्लॉइड नंबर 2, यानी 2 लिंकेज ग्रुप आपको मिल रहे हैं, लिंकेज ग्रुप। तो देखिए प्रोकैरियोट में को हैप्लॉइड सिचुएशन ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि हैप्लॉइड नंबर के बराबर लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, हैप्लॉइड नंबर के बराबर ही लिंकेज ग्रुप आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आएंगे जिनमें आपका 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, है ना, तब ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, कैलकुलेट देखिए एक जैसे 3 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ABC 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 है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ है। यानी कि यहाँ पे अगर आप डिप्लॉयड नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो 2n तो आप लिख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ 2n वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, 3n है। तो 3n की जगह हम लोग x लिखते हैं। जब भी पॉलीप्लॉइड कंडीशन होता है तो n नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 3 6, टोटल 6 है। और x यहाँ पे तब क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर को, है ना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे जो लिंकेज ग्रुप होगा वो x के इक्विवेलेंट होगा, यानी बेसिक क्रोमोसोम नंबर के इक्विवेलेंट होगा। जबकि हैप्लॉइड निकालेंगे तो 6 के आधा 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितना मिल रहा है, देखिए एक ये वाला मिल रहा है, बाकी वही रिपीट हो जा रहा है, और एक यहाँ पे ये मिल रहा है, बाकी वो भी रिपीट हो जा रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2, है ना, यानी आपको 2 लिंकेज ग्रुप यहाँ पे मिलेगा। बात समझ गए। तो इस तरीके से 2 लिंकेज ग्रुप आपको वहां पे मिलेंगे। क्लियर। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग लिंकेज के फिनोमिनन को, लिंकेज ग्रुप को, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, तब उसमें और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का रिकॉम्बिनेशन को लेकर के।
अगर मेरा टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।